हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे हो जब भी यहाँ पे हो। चलिए ठीक है, तो फिर जैसा कि हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी साइंस, उसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, करा चुका हूँ मैं। अब ये सेकंड चैप्टर है, भोजन के घटक। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। और हर एरिया वाइज भोजन अलग अलग होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, पंजाबी खाना, उसमें अलग अलग टाइप के भोजन होते हैं। ओके, तो चलो हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है इसमें, क्या नहीं है। ये इसमें यही बता रहा है कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। बिल्कुल किया था सर। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। वहीं दूसरी ओर क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है और भिंडी हो सकती है। ओके, इसके अतिरिक्त अन्य भोजनों में अम्पम, मछली, सब्जी हो सकती है। ये साउथ इंडियन खाना हो गया। जो भी कोस्टल एरिया हैं उनमें सबसे ज़्यादा मछली खाई जाती है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। तो क्रियाकलाप दे रखा है इसमें कि अब की बार फिर से क्रियाकलाप करके देखना, एक्टिविटीज़ करनी है। कर लेते हैं भैया। आमतौर पर हमने आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। मतलब नॉर्मली हम खाना खाते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें कि अन्न से बना एक न एक आइटम होगा। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन होता है। दाल होगी या मांस मूस होगा जो भी प्रोटीन दे सके हमें। अन्न क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन होनी चाहिए और दही, मट्ठा, अचार, यानी कि जो कि मतलब विटामिन्स के कुछ भी कोई भी आइटम होगा। ये कहना चाह रहा है कि हमारा पूर्ण आहार में, पोषक आहार में एक व्यंजन अन्न का बना होना चाहिए, दूसरा दाल या मांस होनी चाहिए, तीसरा दही, मट्ठा, अचार, जो भी कुछ खाते हैं लोग बाग, वो होना चाहिए। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं ना, अलग अलग ग्रेडियंट रख रही है। मतलब इसमें रोटी में, अन्न में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल से प्रोटीन मिल गया, बाकी विटामिन वगैरह, आयरन वगैरह जो भी है वो अचार से मिल गया, ठीक है। तो ये संपूर्ण आहार हो गया। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। हो सकते हैं इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। जो भी हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में उसको छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कर लेना भैया, देखो बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा, कर लेना आप लोग। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं काफ़ी बार। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सकें। हाँ भैया, हम नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल करने गए और साउथ इंडिया में हम लोग रहते हैं तो कहाँ से खाएंगे। ओके, क्योंकि वो कुछ चीज़ें वहीं मिलेंगी जहाँ की वो हैं, प्रोमिनेंट हैं। ओके, ठीक है, संभव नहीं हो सकता इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है सर। प्रयोजन का मतलब होता है काम के लिए। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, ओके, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना बॉडी को। तो वही, और ये सारी चीज़ें एक चीज़ में मिल नहीं सकती है, तो इसके लिए हमें अलग अलग खाना पड़ेगा।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब ये पूछ रहा है कि जैसे हम रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, अचार खाया, उसमें होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। कच्ची सामग्रियों से बना होता है, रॉ मटेरियल से बना होता है, जो हमें पादपों, जानवरों से प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, अपन को पता करना है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। बोलते ना, पोषक आहार। ये पोषक वही होते हैं। हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए तथा खनिज लवण होने चाहिए या होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ सारा नहीं होते हैं, सब है ना। इसका आंसर है नो, सब में नहीं मिलते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। अब हम परीक्षण करने वाले हैं ना कि इसमें है क्या एक्चुअल में। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है, इन तीनों के परीक्षण करेंगे हम, है ना। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण करेंगे और वसा के परीक्षण करेंगे। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षण बोलते हैं जो परीक्षण से निकलता है, निष्कर्ष, रिजल्ट। ठीक, ध्यान रखना। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। विलयन बोलते हैं कि मतलब जिसमें कॉपर सल्फेट भी हो, कास्टिक सल्फेट भी हो। विलयन और विलायक दो चीज़ होती है ना। विलयन जो विलायक में घुलते हैं, कि आपको कुछ अन्य परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो परीक्षण है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनसे क्वेश्चन उठ जाते हैं काफ़ी बार, तो इनको प्लीज़ है ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, देख लेते एक बार क्या है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। कर सकते हो घर पे, पके हुए भोजन पर कर सकते हैं, कच्ची सामग्री पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आपको इन परीक्षणों पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए। ओके, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अपने अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। वो देख लेना, ये छोटे बच्चों के काम है। अपन को क्या याद रखना है कि परीक्षण में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। अगर किसी खाद्य पदार्थ को जांचना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है, तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बन गया ना। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? मड या शर्करा? स्टार लगा लेना, पूछ लेता है। हमारे भोजन में किस फॉर्म में होता है? मड के फॉर्म में होता है या शर्करा के फॉर्म में? ओके, चलिए ऊपर देख लेते हैं क्या था। यदि मड है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में
मड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, मड का परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मड का परीक्षण है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है, यह काला या नीला रंग मड की उपस्थिति में हुआ है। क्वेश्चन बन गया यहीं से। पहला क्वेश्चन हो गया, अगर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें किसका यूज होता है, तनु आयोडीन का। ठीक है, कलर क्या प्राप्त होता है, काला या नीला। प्लीज नोट डाउन, है ना, लिखते रहोगे, लिख लोगे ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि मड किसमें मड है। अपने परीक्षणों को 2.5 में लिख लीजिए, आपको देख लेना। अब ये इम्पोर्टेंट है ना, प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, है ना। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिला लें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, क्या यहाँ से क्या मिला अपन को, कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, ओके, और 10 बूंद कास्टिक सोडा। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। लिख लेना इसको। किसके परीक्षण में, प्रोटीन के परीक्षण में। हिलाकर रख दे, कुछ मिनट के बाद के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ, एक सेकेंड, कहाँ गया, डिस्चार्ज हो गया, चार्जिंग लगवा है। परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया, किसका होगा, बैंगनी रंग का। अगर बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, वहाँ क्या था, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा कलर था, काला नीला, ठीक है। प्रोटीन के लिए कौन सा, बैंगनी रंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाते हैं काफ़ी बार, लिख लेना इसको, ठीक है। अब देखते हैं वसा का परीक्षण, देखते हैं। वसा का परीक्षण के लिए हमें क्या लेना है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है, ठीक है। इसे कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, कूट दो भैया इसको, हैं, कूट काट के रख लो। कूट लिया, कागज़ फट ना जाए इसका ध्यान रखना है ना, कूट के कागज़ फट ना जाए। आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने ले जाइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ गए, वसा होता ही तेल है, ओके। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल के धब्बे ना रहें तो क्या है, यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है कि वो खाद्य पदार्थ गीला होता है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये धब्बे दिखाई देते हैं।
उसको सुखा देंगे तो अगर पानी होगा तो वो सूख जाएगा, और अगर वो उसमें बसा होगा तो वो नहीं सूखेगा, वो धब्बा डार्क सर्कल सा दिखेगा। ओके, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जिनका आपने परीक्षण किया है, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हो सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? ये भी हो सकता है। हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवणों जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को की हमें क्यों आवश्यकता होती है? भाई सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? चलिए तो देखते हैं आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्यों आवश्यकता होती है, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट, ऊपर जाना पड़ेगा, भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त। ओके, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, देखते हैं इनको क्या क्या है। शकरकंदी है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाते हैं मिलता है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, ये कार्बोहाइड्रेट है। रोज़ाना लेने वाले क्या हैं? रोज़ाना हम गेहूं खाते हैं, चावल भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, इनको रोज़ खाते हैं, इनको यदा कदा खाते हैं, सीजन वाइज। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नीचे देखते हैं। अब ये है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? मैं मोस्टली ये मूंगफली में प्रोटीन होता है, गिरी में प्रोटीन होता है, तिल में प्रोटीन होता है, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन होता है। ओके, और घी में भी वसा होता है। इसमें भी क्या होता है? मांस में भी वसा होता है, मछली में भी वसा होता है, अंडे में भी वसा होता है। तो वसा यानी कि वो भी, उसमें भी प्रोटीन का ही स्रोत है। ये जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से। और ये वाली जो मूंगफली है, तिल है, पपीता है, ये पौधों से प्राप्त होता है ना, ये अंतर है। ये शाकाहारी में आते हैं, ये मांसाहारी में आते हैं। ठीक है, इसमें दूध और मक्खन को छोड़ करके, दूध घी मक्खन को छोड़ करके। ओके, इतना समझ में आ गया। इसमें अभी तक हमने देखा कि भाई साहब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। नहीं, भोजन में क्या क्या खाते हैं हम लोग? मोस्टली वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। नॉर्मली एक पोषक आहार में हम ये सारी चीज़ें लेते हैं, और सारी के सारी जगह के अलग अलग भोजन का स्वरूप होता है। कहीं पर कुछ खाते हैं, कहीं पर कुछ खाते हैं, बट एक चीज़ कॉमन रहती है सब में कि कार्बोहाइड्रेट कॉमन रहेगा, वो किसी भी सोर्स से मिले, या तो रोटी से मिले या फिर चावल से मिले। प्रोटीन भी सेम होगा, चाहे वो किसी से मिले, दाल से मिले या मांस मछली से मिले। ओके, वसा भी सेम रहेगा, वो चाहे किसी से मिले। ठीक है, ये एक प्रॉपर मतलब एक पोषक आहार में ये 3 चीज़ें होती ही है, होनी भी चाहिए। ओके, ये हमने देखा अभी तक। चलो और देखते हैं ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, ये ए है सोयाबीन, ये प्रोटीन के सोर्स है ना। ओके, और नीचे के इसके हैं, ये भी प्रोटीन के सोर्स हैं। ये पादपों से प्राप्त होते हैं, ये जंतुओं से प्राप्त होता है। और इसमें ये विटामिन के सोर्स हैं। लाओ मैं विटामिन पढ़ाऊँगा, उसके बाद में देखेंगे, है ना।
ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर को बढ़ाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ओके, चित्र 2.5 में दिखा रखा है जैसे प्रोटीन किस किस से प्राप्त होता है। ओके, अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को रोगों से। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जाना जाता है, जानते हैं या जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 इस तरीके से, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता में किस में होती है? बहुत कम क्वांटिटी में, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। बाकी कार्बोहाइड्रेट भी हम खा सकते हैं खूब, मतलब ज़्यादा ही खाते हैं, रोटी 4-5 तो खाते ही खाते हैं लगभग। विटामिन वसा भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन विटामिन से तो ज़्यादा ही लेते हैं। और प्रोटीन भी लेते हैं लोग, तो वो भी विटामिन से ज़्यादा ही लेते हैं। लेकिन विटामिन की आवश्यकता हमारी बॉडी को क्या होती है? बहुत ज़्यादा अल्प मात्रा में होती है। कि विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी होता है तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? किसके लिए? आँख, त्वचा। इनके साइंटिफिक नेम भी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले ये सारी चीज़ें देख लो एक बार। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये अंडरलाइन कर लेना विटामिन डी वाला ये चीज़, क्योंकि काफ़ी बार ये सीधा का सीधा स्टेटमेंट में भटक देता है। हमें पता होता है कि विटामिन डी ठीक है, ये सूर्य से प्राप्त होता है, ये इसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ये लाइन सीधी पटक देगा। विटामिन डी हम किस लिए ज़रूरी होता है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, समझ गए? इंपॉर्टेंट है ये लाइन। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 में से 2.9 में दिखाए गए हैं। चलो भैया एक बार चित्र भी देख लेते हैं क्या दिखाया है इन चित्रों में। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। विटामिन ए कहाँ किस किस से प्राप्त करते हैं हम लोग? दूध से, मछली का तेल, गाजर, पपीता, इनसे। विटामिन बी के कुछ स्रोत, ये विटामिन बी यकृत, किसका यकृत है ये आपको पता होगा अच्छे तरीके से, मछली का, ठीक है। और देखते हैं विटामिन सी के लिए जितने भी खट्टे सामग्री आती है, फल फूड। मिर्च में बहुत कम विटामिन सी होता है। सबसे कम विटामिन सी किस में होता है? मिर्ची में पाया जाता है ना। नींबू में भर भर के होता है, आंवले में भर भर के होता है, टमाटर में भर भर के होता है, संतरे में भर भर के होता है, अमरूद में भर भर के होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? मिर्च से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। मछली है तुम्हारा, जितने हरी सब्जियां हैं उनसे आयोडीन मिलता है। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। फास्फोरस सबसे ज़्यादा केले में होता है, दूध में भी कुछ मात्रा में होता है, और गेहूं में भी होता है, चावल में भी होता है, मिर्ची में भी होता है। ठीक है। लोहे के स्रोत हैं। आयरन कहाँ से मिलता है? ये यकृत से मिलता है। और सेब में आयरन होता है, पालक में आयरन होता है। कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। कैल्शियम कहाँ से होता है? दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है ना। ओके, चलिए अब देखते हैं
ये क्या कह रहा है, हमारे शरीर को लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के स्रोत 2.10 में दिए गए हैं, जो कि हमने देख लिए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। सभी सारणी में दिए गए हैं। सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते हैं। एक सेकंड रुकना, मैं देख लूँ पर। ओके, तो पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी ये तो आप देख लेना यार, है ना। पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है, मतलब ये कहना चाह रहा है कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि एक कच्ची सामग्री में, रॉ मटेरियल में कुछ भी हो, उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन एक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है ना, दूसरे पोषकों में से अधिक होती है। इसमें चावल में क्या क्या और क्या होता है, एक सेकेंड, चावल में जैसे यहाँ दिखा हुआ, चावल में फास्फोरस भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है ना। ओके, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को क्या बोलते हैं, रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांशों के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, जो रुक्षांश खाते हैं हम लोग, वो हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं देते हैं, ना वो वसा देते हैं, ना वो प्रोटीन देते हैं, ना वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ना विटामिन देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे भोजन को, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश क्यों ज़रूरी है? रुक्षांश क्यों ज़रूरी है? फिर भी है, रुक्षांश ज़रूरी क्यों है? कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ओके, अब बात आती है रुक्षांश बोलते किसको हैं? रुक्षांश बोलते हैं फाइबर को। इस चीज़ को नोट कर लेना, जो फाइबर है इसको रुक्षांश बोलते हैं। के जैसे केला क्यों खाते हैं, केले में भी रुक्षांश होता है। ठीक है, केला खाते हैं तो मतलब जो पाचन शक्ति है, पर जो भोजन है वो जल्दी पच जाता है और बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, हमारी बॉडी की, है ना। सुबह ही सुबह, समझ रहे हो ना? चलो, समझ आ रहा है तुम तो, है बतेरे। ओके, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल का काम क्या है भैया? जो हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने को शरीर से क्या निकलता है, बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी को जितने वाटर की ज़रूरत होती है, जितने पानी की ज़रूरत होती है,
वो तो हमारी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी पीते हैं वो उसके थ्रू क्या क्या निकलता है, मूत्र के थ्रू निकल जाता है वो, और पसीने के थ्रू निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व को अवशोषित करके वो हमारी बॉडी से निकाल देता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया पानी का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, द्रव के रूप में लेते हैं जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है क्या। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। क्रियाकलाप है लेकिन कराना तो पड़ेगा भैया, है। चलिए, क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं हमारे तो भैया। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? भैया सब में होती है थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा, किसी में तो बहुत भर भर के होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। जल की पूर्ति इसी जल से होती है, ये देख लेना आप लोग। मैंने बताना था उतना बता दिया कि भाई साहब सारे फलों में, सारी सब्जियों में जल की मात्रा होती है। जल नहीं होगा तो वो सूख जाएंगे, वो ड्राई फ्रूट बन जाएंगे। हालांकि ड्राई फ्रूट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल की मात्रा होती है। ओके, अब देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार यानी कि बहुत संतुलित, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ओके, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को क्या है, आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो, ना ही कम हो। ओके, हमारे आहार में अल्प मात्रा में रुक्षांश यानी कि फाइबर, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं हम लोग? संतुलित आहार कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, है ना, जल भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलेंगे? इसको हम संतुलित आहार। ओके, चलो ऊपर देखते हैं क्या रह गया, क्या छूट गया। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती है भैया। हमारी दादी कुछ और खाती हैं। दादी के लिए क्या बनवाते हैं घर पे? दलिया। हम क्या खाते हैं? दूध दही। तो इसलिए नहीं होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्यों पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। भाई साहब काम है तुम्हारे लिए करके बताना। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। एक काम करना, जो भी तुम खाओ ना, जो मैंने पढ़ाया है आज का चैप्टर, उसमें सब कुछ बताया मैंने कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो जितना भी तुम पूरे दिन में खाओ तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्या हमने आज प्रॉपर डाइट ली है। प्रोटीन भी लिया है, कार्बोहाइड्रेट भी लिया है, वसा भी लिया है, फाइबर भी लिया है, पानी भी प्रॉपर पिया है। बताना एक बार, है कमेंट करके। मेरे हिसाब से सभी लेते हैं इतना तो, लेकिन फिर भी गौर करना चीज़ों पर। अगर तुम गौर करोगे ना, खाने पर गौर करोगे तो फिर उनसे रिलेटेड बीमारियों पर भी गौर करोगे। विटामिन के बारे में ध्यान रखो कि इस फल में ये विटामिन है, इससे ये विटामिन मिल रहा है, इससे ये विटामिन मिल रहा है। तो ये वाला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे एग्ज़ामों में भी बनते हैं और जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, ओके, देख लेना आप लोग, है ना इसको। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किडबन भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली। किडबन का मतलब पता है? नहीं पता? अरे पता होगा, कमेंट में बताना। उत्तरी की आगे निकल गया यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
एक सेकेंड। किडबन का मतलब होता है सड़ाना, सड़ा के बनाते हैं, मतलब दूसरे दिन बासा बोल सकते हैं इसको, है ना। ओके, आटे का मिश्रण ये आप देख लेना, इतना रहता है, ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। चलो ज़रूरी है वो देखते हैं एक बार। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं और खनिज लवण भी होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और जल और कुछ खनिज लवण खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है भैया, फलों को धोकर खाना चाहिए, छीलकर नहीं खाना चाहिए। केले को कोशिश मत करना, केले को तो भाई छील के ही खाना, ठीक है। और हो सके तो दाल या चावल बनाने से पहले एक आधी बार अच्छे से साफ़ कर लो। बाकी बार बार धोने से कोई मतलब नहीं है, पानी ख़त्म होगा, पानी बर्बाद होगा, ठीक है। उसके साथ में और कुछ भी बर्बाद होगा। ओके, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ ही विटामिन नष्ट होते हैं ना, सारे के सारे नष्ट नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार इसमें से तुमने धो दिया इसको, सारे विटामिन खत्म कर दिए। नहीं नहीं भैया। ओके, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है, बिल्कुल होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। वर्ड को पकड़ना सीख जाओगे ना जिस दिन, मज़े आ जाएंगे। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। ओके, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यार पका दिए खाना तो इसमें से सारे के सारे हानि हो गई, कुछ की हानि होगी। भाई साहब, सब में कुछ की हानि नहीं होती है, कुछ कुछ में कुछ की हानि होती है ना। ओके, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। पकाने से क्या होता है, विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल उचित होगा। बूझो से सोचो कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। नहीं यार, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? ऐसा नहीं है। जितनी भी हम एक्सेस में चीज़ें खा जाते हैं वो निकल जाती है ना। बॉडी उतना ही लेगी जितना उसको ज़रूरत है। ज़्यादा वसायुक्त खाने से हमें ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं मिल सकती है। ओके, बताएगा आगे। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है, बहुत हानिकारक हो सकता है, हानिकारक नहीं, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ओके, अभावजन्य रोग। अब हम डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि जिसमें कमी के कारण जो रोग हो रहे हैं, कमी के सब कारण, डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण जो रोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग। जो आहार की कमी से जो रोग बनते हैं, आहार की कमी से या विटामिन की कमी से। आहार भी तो विटामिन, मतलब विटामिन वसा, ये सारे आहार के ही तो पार्ट हैं। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में कमी, किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है।
यदि यह कमी लंबे समय तक, लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभावों से ग्रसित हो सकता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोगों, विकृतियाँ उत्पन्न करता है। क्या करता है? रोग उत्पन्न कर देगा। या तो एक चीज़ की डिफिशियंसी रहेगी तो, या फिर विकृति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उत्पन्न कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां तथा पेचिश होना। ठीक है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी न किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक दुबला पतला हो जाता है। वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है। ठीक है, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग, विकृतियाँ हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं, देख लेना एक बार आप। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ओके, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होती है, होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसा कि इसमें दे रखा है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कौन सा रोग हो सकता है। जैसे विटामिन ए, छेड़ता, दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना। ठीक है, विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन बी की वजह से बेरी रोग होता है, दुर्लभ पेशियाँ काम करने में, ऊर्जा की कमी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की वजह से रिंकेट्स हो जाते हैं, अस्थियों का मुलायम हो जाना। ठीक है, अस्थियाँ मुलायम होकर के क्या हो जाती हैं? रिंकेट्स में मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ तथा दंतक्षय, दांत टूट जाते हैं, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर अस्थियाँ तथा दंतक्षय का मतलब दांत टूट जाना। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा, गाइटर रोग हो जाता है। ये सारी की सारी कमी वाले हैं ना, कमी से होते हैं। लोहे की कमी से क्या होता है? अरक्तता, यानी कि खून की कमी हो जाती है, ब्लड में कमजोरी हो जाती है ना इससे। ओके, अब ये क्या दे रखा है इसमें कि पोषक आहार में क्या क्या होना चाहिए। संतुलित आहार में बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हैं ना, आप देख लेना एक बार। और क्या है, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। चैप्टर 3 देखेंगे हम लोग। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़े आते रहें, हमें भी, आपको भी। थैंक यू सो मच।